तो आज हम समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड पर अपना कब्जा कैसे जमाया। ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो एक लंबा 70 साल तक चलने वाला शतरंज का खेल था। 72 साल सोचिए, पूरे 72 साल लगे अंग्रेजों को सिर्फ सिंहभूम के कोल्हान इलाके को पूरी तरह से अपने काबू में करने में। और ये तब जब उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार मिल चुका था। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि वहां के लोगों ने कितनी जबरदस्त टक्कर दी। और इसी लंबी लड़ाई ने अंग्रेजों को भी ये समझा दिया कि भाई सिर्फ ताकत के दम पर यहाँ राज नहीं किया जा सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। और ये संघर्ष चला 1765 से लेकर 1837 तक। मतलब ये कोई एक पीढ़ी की लड़ाई नहीं थी, एक पूरी की पूरी नस्ल इस लड़ाई में शामिल थी। दादा परदादा ने जो लड़ाई शुरू की, उसे उनके बच्चों और फिर पोते पोतियों ने जारी रखा। इससे पता चलता है कि अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने का जज्बा कितना गहरा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी विद्रोही और अलग-अलग कबीलों वाली जमीन पर अंग्रेजों ने जीत हासिल की तो की कैसे? देखिए, इसका कोई एक सीधा-साधा जवाब नहीं है। उन्होंने एक पूरी की पूरी प्लेबुक तैयार की थी, जिसमें मिलिट्री एक्शन भी था, पॉलिटिकल दांवपेच भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव चालाकी भी। तो अंग्रेजों की प्लेबुक की पहली चाल क्या थी? जाहिर है, सीधी सीधी लड़ाई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसका पहला बड़ा टेस्ट हुआ सिंहभूम में। सिंहभूम को झारखंड का एंट्री गेट समझ सकते हैं, और यहीं पर अंग्रेजों की ताकत को असल चुनौती मिली। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1767 से लेकर 1837 तक ये लगातार चलता रहा। फर्ग्यूसन का हमला होता है तो ढाल विद्रोह शुरू हो जाता है, वो खत्म होता है तो होलोग बगावत कर देते हैं, फिर कोल विद्रोह भड़कता है। मतलब ये 7 दशक, पूरे 70 साल, हमला, फिर विद्रोह, फिर दमन, बस यही सिलसिला चलता रहा। एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई थी। जब धालभूम के राजा को लगा कि वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने कैप्टन फर्ग्यूसन के सामने घुटने टेकने के बजाय एक हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने कहा, अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होगा। और ये कहकर उन्होंने अपने ही महल में आग लगा दी। ये सिर्फ हार की हताशा नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। अब अंग्रेजों को समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ जोर जबरदस्ती से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने अपनी पुरानी आजमाई हुई चाल चली, फूट डालो और राज करो। उन्होंने राजा को गद्दी से हटाया और उनके भतीजे जगन्नाथ ढाल को बिठा दिया। सोचा कि ये तो अपना ही आदमी होगा, इसके जरिए पूरे इलाके को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जिसे वो कठपुतली समझ रहे थे, उसी ने अपनी डोर काट दी। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के इशारे पर नाचने से साफ मना कर दिया और शुरू हुआ 10 साल लंबा ढाल विद्रोह। ये बगावत इतनी जबरदस्त थी कि आखिर में 1777 में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जगन्नाथ ढाल को ही राजा मानना पड़ा। तो सालों तक हो लोगों से लड़ने के बाद अंग्रेजों ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने विल्किंसन रूल लागू किया। अब ये क्या था? देखिए, ये बहुत चालाकी भरा सिस्टम था। उन्होंने गांव के जो पारंपरिक मुखिया थे, मुंडा और मानकी, उनको अपने साथ मिला लिया। कहा कि आप अपने मामले खुद सुलझाइए, बस हमारा टैक्स इकट्ठा करके हमें दे दीजिए। मतलब लोकल सिस्टम को ही अपना टैक्स कलेक्टर बना लिया। इससे पूरा इलाका शांत भी हो गया और उनका काम भी निकल गया। तो ये थी चाल नंबर 1। अब आते हैं चाल नंबर 2 पर। अंग्रेजों को ये तो समझ आ गया था कि सीधी लड़ाई बहुत महंगी पड़ रही है, तो उन्होंने एक सस्ता और ज्यादा असरदार हथियार खोज निकाला। वो था अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाना। और ये देखिए कि वो कितने फ्लेक्सिबल थे। पलामू और रामगढ़ में तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। पलामू में गद्दी के लिए लड़ रहे एक दावेदार गोपाल राय ने खुद अंग्रेजों को मदद के लिए बुला लिया, और रामगढ़ में तो उन्होंने एक लोकल राजा तेज सिंह के साथ मिलकर डबल अटैक का प्लान बनाया। मतलब यहां उन्हें लंबी लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोकल राजा ही एक दूसरे से लड़कर उन्हें मौका दे रहे थे। तो इन इलाकों में उनका एक फिक्स्ड 4 स्टेप प्लान बन गया था। पहला, गद्दी का कोई दावेदार ढूंढो जो साथ देने को तैयार हो। दूसरा, अपनी फौज का इस्तेमाल करके मौजूदा राजा को हटा दो। तीसरा, अपने आदमी को गद्दी पर बिठा दो। और चौथा, इस मदद के बदले में उस पर भारी भरकम सालाना टैक्स लगा दो। ये एक सोची समझी मशीनरी थी, बिना सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के झंझट के पूरा इलाके पर कंट्रोल करने की। ठीक है, तो हमने लड़ाई देख ली, फूट डालना देख लिया। अब आती है चाल नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
कुछ जगहों पर अंग्रेजों ने बंदूक और राजनीतिक खेल से भी ज्यादा बारीक तरीका अपनाया। उन्होंने सैलरी और स्पेशल जोन्स का इस्तेमाल किया। संथाल परगना का मामला थोड़ा अलग था। यहाँ पर कंट्रोल तब आया जब उन्होंने एक बड़ी ताकत बंगाल के नवाब मीर कासिम को 1763 में हराया। वो इलाका तो उनके हाथ आ गया, लेकिन वहाँ की स्थानीय पहाड़िया जनजातियों को काबू में करना एक अलग ही चुनौती थी। तो यहाँ पर ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम के एक अफसर ने एक नई सोच अपनाई। उसका सीधा सा फंडा था, जब पैसे देकर काम हो सकता है तो लड़ना क्यों। उसने हिसाब लगाया कि इनसे लड़ने में बहुत पैसा और जाने जाएंगी, तो उसने एक आसान रास्ता निकाला। आदिवासी मुखियाओं को कैश अलाउंस और सैलरी ऑफर कर दी, ताकि उनकी वफादारी खरीदी जा सके। और इसी सोच का अगला कदम था दामने कोह बनाना। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पहाड़ियों का आंचल। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा इलाका संथालों और दूसरी जनजातियों के लिए अलग कर दिया। ये एक तरह का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन था जो सीधे अंग्रेजों के मैनेजमेंट में था। ये एक बहुत ही चालाक चाल थी। लोगों को उनकी जमीन मिल गई तो वो शांत हो गए, और अंग्रेजों के लिए उन पर शासन करना और टैक्स वसूलना आसान हो गया। तो अब जब हम इन सारी चालों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें एक पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। ये थी उनकी जीत की पूरी प्लेबुक। तो देखिए सार क्या है। कोई एक तरीका नहीं था। सिंहभूम में उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी, धालभूम में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, पलामू में राजाओं के आपसी झगड़ों का फायदा उठाया, रामगढ़ में लोकल राजाओं के साथ मिलकर हमला किया, पहाड़िया मुखियाओं को सैलरी देकर खरीद लिया, और संथाल परगना में स्पेशल जोन बना दिए। मतलब मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरह का दांव आजमाया गया। जैसा मौका देखा वैसा पासा फेंका। तो ये जो 72 साल लंबा शतरंज का खेल चला, इसकी अलग अलग और सोची समझी चालों ने सिर्फ जमीन ही नहीं जीती, बल्कि उस पूरे इलाके की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। और एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है, इस जीत ने झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को आखिर किस हद तक और कैसे बदल कर रख दिया।